पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे प्रॉब्लम फॉर इंडिया कहा जाए। देश के 15 राज्यों में पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी, उसके 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद इसके काउंटर रिएक्शन से आप सुबह से ही वाकिफ हैं और उसी रिएक्शन की, काउंटर रिएक्शन की तस्वीरें जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। उसी की एक झलक आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि क्या हुआ है। केरल में आज पीएफआई ने 12 घंटे का बंद बुलाकर पूरे राज्य को क्या किया, हिंसा का मैदान बना दिया। केरल के कई शहरों में पुलिस पर हमले किए गए, आम लोगों को टारगेट किया गया। भाई एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया जाए। बसों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां जला दी गई। कन्नूर में आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया गया। ऐसा प्रदर्शन कर्नाटक में भी किया गया। केरल हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की, कहा किसी राज्य की मंजूरी के बिना ऐसा प्रदर्शन कैसे हो सकता है। पीएफआई पर राजनीतिक हत्याओं से लेकर भारत में जिहाद की फैक्ट्री चलाने, बाहरी देशों से फंडिंग लेने, आतंकी ट्रेनिंग देने, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसे संगीन इल्जाम आज नहीं लगे हैं, पहली बार, वर्षों से लगते रहे। केरल में उसके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, एनआईए के उनमें से कुछ के आईसिस से भी लिंक मिले हैं। आप आए दिन किसी ना किसी देश विरोधी वारदात में नेताओं के मुंह से पीएफआई का नाम सुनते रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कई वर्षों से यह सब सुनने के बावजूद, सबूतों का दावा करने के बाद भी पीएफआई पर पाबंदी यानी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा राज्य जहां इस संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि यूपी, मध्य प्रदेश और केरल सरकार समेत कई राज्य वक्त वक्त पर यह मांग करते रहे कि आतंकी संगठन सिमी के अपग्रेडेड वर्जन पीएफआई पर भी एक्शन की जरूरत है, इसे भी प्रतिबंधित किया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से डेवलपमेंट्स जो हुए, जो तस्वीरें आई, जिन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए, जिनमें से एक ये भी था कि पीएफआई को प्रॉब्लम ऑफ फॉर इंडिया मान लिया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। चार लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं भाई? क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए खतरनाक है, या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है? सारे देश में पीछे जो आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई, तन से सर जुदा की, शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने की, तो सरकारों के पास प्रमाण है कि पीएफआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? तो देश की विडंबना क्या? देश की विडंबना यही है कि यहाँ आतंकवाद पर भी सियासत शुरू हो जाती है। जब आतंक के कनेक्शन की बात की जाती है, तब भी यहाँ सियासत शुरू हो जाती है। वोट ढूंढे जाते हैं, वोटों का फायदा देखकर तोलमोल कर बोला जाता है। 2012 में केरल सरकार ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि पीएफआई कट्टरपंथी और आतंकी संगठन है और उस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। इसी साल केरल हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एसडीपीआई और पीएफआई चरमपंथी संगठन जो हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल, लेकिन ये प्रतिबंधित संगठन नहीं है। इसीलिए आज ताल ठोक के इन्हीं सवालों के साथ है कि पीएफआई, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सवाल यह भी उठना चाहिए कि पॉपुलर इन व्हाट? क्या अब जो सवाल उठ रहे हैं उनमें से एक सवाल यह भी है, क्या पीएफआई प्रॉब्लम फॉर इंडिया? जिहादी पिक्चर केरल में क्या उसी का ट्रेलर दिखाए जैसा कि कुछ संगठन दावा कर रहे हैं? और पीएफआई के कितने हमदर्द हैं? आतंकी होने के आरोप लग रहे हैं, टेरर लिंक्स के आरोप लग रहे हैं, इनके हमदर्द कितने हैं? और साथ ही सवाल ये भी है कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो पूरा टेरर से जुड़े हुए आरोप हैं, जिनकी गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिनकी जड़ तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास तौर पर ये देखते हुए कि हम देश की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं।
कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाद कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, विवेक श्रीवास्तव है, लीडर है लेफ्ट के, डॉक्टर शोएब आलम जमई हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है IMF के, सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर है, यास्मीन फारूकी नेशनल सेक्रेटरी है SDPI की, और हमारे साथ राजीव तुली हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यहां पर होगा यास्मीन फारूकी जी आपसे। बहुत बेसिक सवाल है और ये सवाल मेरा सभी गेस्ट से, मैं चाहूंगी सभी ध्यान से सुने। NIA ने छापेमारी की, आरोप टेरर फंडिंग, टेरर लिंक्स के, तो जांच पूरी हो जाने दीजिए। जल्दबाजी क्या है? उसे एक सियासी कवर फायरिंग मिलनी क्यों शुरू हो जाती है? इंतजार करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नहीं, आपको नहीं लगता? देखिए अदिति जी, PFI की जहां तक आपको मैं बात बताऊं, अभी तक एक तो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं ये लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नहीं है, इससे पहले भी छापे पड़े हैं। साल भर हो गया उस बात को, सारी चीजें जैसा मैंने अब क्योंकि बैठी हूं तो मालूमात करके बैठी हूं अब कि भाई मैं भी मुखालिफत में थी, लेकिन मैंने कहा पूरी मालूमात पहले करो फिर बोलो। तो अदिति जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं, साल भर पहले पूरे जितने भी PFI के ऑफिसेस थे उस पे छापे लग चुके हैं, वहां से सामान कलेक्ट करके सारे स्टेट्स में से ले जा चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई सबूत मुहैया नहीं कर पाए हैं। तो सबूत तो दो। अभी आपको खुद बता रहे हो कि 15 स्टेट में एक साथ छापे मारे हैं, मतलब चाइना पे भी कोई हमला ऐसे नहीं करा होगा इतना सुनियोजित। मतलब मुझे हैरानगी है कि वो लोग, वो PFI वाले जो मैंने आज मालूमात की कि कोरोना में जिन पे बाप बेटे को नहीं दफना रहा था और जला रहा था, बेटा बाप को नहीं, उस जमाने में ये लोग रोडों पे, सड़कों पे उतर के काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे। और मेरी समझ में नहीं आता, अगर फंडिंग की बात करते हैं बार बार, तो आपको पता है कि आज से नहीं, पिछले 50-60 साल से, 70 साल से वो लोग तो UAE और वहां काम कर रहे हैं सारे साउथ वाले। तो फंडिंग की तो अपने घरों में पैसा हर आदमी भेज रहा है। फिर जब RSS पे आज तक उनकी शाखाएं चल रही हैं, बजरंग दल वाले लोगों को गेरुआ मफलर लगा के मार रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। आपके शिंदे साहब का बयान आ रहा है कि ये लोग हमें बॉम्ब बनाना सिखाते हैं, इनके कई जगहों पे ब्लास्ट हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं मैम, लेकिन जो तस्वीरें पॉलिसी है। ठीक है, आपने पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया, मैं पूछूंगी। हमारे साथ राजीव तुली भी है, RSS समर्थक है, उनसे मैं आपने जो RSS को लेकर दावा किया, आरोप लगाया, मैं कहूंगी उसका भी जवाब लूंगी। लेकिन मैम, ये जो तस्वीरें हैं, क्या इन तस्वीरों की गुंजाइश है? प्लीज वो जो वेंडलाइजेशन की तस्वीरें हैं, जरा वो तस्वीरें लेकर आए। तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस वालों पर हमले किए गए हैं, क्या इस सब की गुंजाइश है क्या मैम? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन जब जनता भड़कती है, आप उनके घरों में 4-4 बजे जाके उनको उठाओगे। अभी वहां बंगाल में क्या हुआ है, पुलिस वाले को कितनी बुरी तरह बीजेपी वाले वर्कर्स ने पीटा है। आज कहीं पे भी खड़े होके कितनी बुरी तरह बीजेपी वाले गालियां बकते हैं। नहीं मैम, इज दैट तो वो क्या होगा? उतना बुरा तो मैंने देखे, मैंने फोटोग्राफ देखे हैं। आप ये कह रहे हैं बीजेपी कुछ गलत कर रही है, अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो सबको गलत करना चाहिए। आप ही के आरोप की बात करूं तो अगर बीजेपी गलत कर रही है आपके हिसाब से, नहीं तो सबको ऐसा करना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल, अगर वो नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैंने आपको पहला वर्ड अदिति यही कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, लेकिन यहाँ के तो माहौल ही नहीं है, तस्वीरें सामने। जवाब ले लीजिए राजीव तुली, अगर एहतजाज पे उतरते हो। ठीक है, जवाब लीजिए राजीव तुली। दो बातें इन्होंने कही है, दो बातें कही है। ये कह रही है हैरेसमेंट की बात, और दूसरा ये कह रही है सबूत कोई मिलता नहीं है, और इस तरह की रेड्स जो है वो मारी जाती हैं, और साथ ही RSS को लेकर भी कई गंभीर आरोप ये लगा रही है। दोनों पर आपका जवाब सर। आपने खुद को म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करें। जी धन्यवाद अदिति जी। यास्मीन फारूकी जी जो हैं वो
एसडीपीआई की पदाधिकारी हैं और ये जो एसडीपीआई है, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है सर, बात रखें आप अपनी। हाँ, ये जो एसडीपीआई है ये पीएफआई का एक पॉलिटिकल फ्रंट है, तो इनका तो फर्ज बनता है पीएफआई को डिफेंड करना। नहीं करती तो शायद कहीं ना कहीं समस्या हो सकती थी। और जहां तक इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही एक फुलवारी शरीफ में 2 लोग पकड़े गए थे, 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। उनके पास पीएफआई का 2047 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट मिला था और उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, तो उन्होंने अगले 25 साल की पूरी एक योजना दी थी, जिस योजना के तहत 10% लोगों का, 10% मुस्लिम समाज के, मुस्लिम बंधुओं के लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बना करके और पूरे मुल्क को, पूरे देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। अब उसको ये डिफेंड कर रही हैं, कैसे कर रही हैं ये यही बता सकती हैं। देखिए, पहली बार कब चर्चा में आया पीएफआई? पहली बार चर्चा में आया 2010 में, जब इनके कैडर ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। और वो किसी संघ ने, किसी बीजेपी ने, किसी सरकार ने नहीं, कोर्ट ने कहा पीएफआई का हाथ है, इनको बैन किया जाना चाहिए। ये फिर भी उनको डिफेंड कर रही है और इनको तो सर बैन कर दिया किसी सरकार प्रकार ने, की दिक्कत नहीं दिख रही है। सरकार ने बैन कर दिया? नहीं, मैं उस पे भी आता हूं, सरकार ने बैन किया या नहीं किया। देखिए, सिमी को बैन किया था, बैन करने के बाद पीएफआई बन गया। पीएफआई को बैन करेंगे कोई डीएफआई बन जाएगा। तो ऐसी जो मानसिकता है, वो बोर्ड तो, बैनर ही तो बदलना है। जब तक आप लोगों को, उसमें जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस मानसिकता से नहीं लड़ेंगे, तब तक बैन पे बैन करते जाइए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और आज आप तो आप एक बार बताएं, पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? बस मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ। बैन किया जाना चाहिए अगर लगता है पूरे सब। ठीक है, बस यही मेरा सवाल था। बैन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। सर, मुझे सब गेस्ट को एक कमेंट में सबका चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव, पीएफआई केरल से जो तस्वीरें आई हैं, जी जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज है। केरल में यहां तक हालात पहुंच जाए तो अपने आप में सवाल बड़े होंगे और गंभीर भी होंगे, खासतौर पर जब टेरर लिंक्स, टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोप हो। तो मैम मैं दूंगी आपको, यास्मीन जी मैं आपको फ्लो दूंगी, एक कमेंट सबका ले लूं मैम प्लीज, उसके बाद जी विवेक जी। देखिए, वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, कोई भी वायलेंस हो, वायलेंस स्टेट्स प्रॉपर्टी के खिलाफ या अराजकता जो है, वायलेंट प्रोटेस्ट जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों हो, नागरिकों को चाहिए कि अपना प्रोटेस्ट किसी भी कॉज के लिए पीसफुली करें, यह पहली चीज है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट में आप कह रही हैं पॉपुलर कुछ भी नहीं है, शायद हो सकता है उसमें गलत एलिमेंट्स हो कुछ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक में राष्ट्रीय भी कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्र तो कॉन्स्टिट्यूशनली सबका है, उसमें सारे धर्म हैं, उसमें सारे मजहब हैं, उसके अंदर सारी जातियां हैं, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आरएसएस के राष्ट्रवाद के अंदर तो एक पर्टिकुलर धर्म के अपर कास्ट डोमिनेंस और मेल डोमिनेंस की बात है, तो हम तो आरएसएस को राष्ट्रीय भी नहीं मानते। दूसरी बात, अगर एंटी नेशनल होकर के आपको रेड्स करना ही है, तो मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में अगर कुछ भाई गलत एलिमेंट्स हैं आप जरूर पकड़िए, लेकिन जो बजरंग दल की अराजकता है, जो हिंदू सेना की अराजकता है, जो इतने सारे हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने धर्म सांसद के अंदर, हरिद्वार के अंदर गलत तरह के नारे लगाए, जो जंतर मंतर पे जाकर के मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए, आपके टीवी चैनल पे हम लोगों ने डिबेट्स करी और खुले घूम रहे हैं, तो क्या वो इस राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है? क्या वो एक आतंकवाद नहीं है? तो ये दोहरा मापदंड जो है, जो मुस्लिम आप इस्लामिक टेररिज्म गलत है, आप जरूर रोकिए। कोई संगठन या कोई लोग जो है वो इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जरूर रोकिए। लेकिन इधर जो हो रहा है हिंदूवादी संगठनों का, इनके खिलाफ भी तो एक्शन लीजिए ना। तो सरकार बायस्ड क्यों है और वन साइडेड क्यों है? चलिए, आपका सवाल सरकार से है, आपका सवाल सरकार से है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल सर, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। आपका सवाल सरकार से है, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आप फिर सरकार से जुड़े मेरे 2 सवाल है आपसे। जी, ये रेड्स होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, बस इतना बता दीजिए मुझे।
नहीं, क्या चीज कह रही हैं आप, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ ये रेड्स अगर किसी पर संदेह हो, टेरर फंडिंग, टेरर लिंक्स, रेडिकलाइजेशन करने की साजिश, देश में अशांति की साजिश, दंगे कराने की साजिश, ये सब आशंकाएं हो तो रेड्स हो या ना हो। जी, ये रेड्स गलत इसलिए नहीं है क्योंकि टेरर की आशंका है। अगर टेरर की आशंका है तो 8 साल से मोदी साहब क्या सो रहे थे? क्या 8 साल से आप सो रहे थे? एनआईए सो रही थी 8 साल से। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आपने खुद कहा ये रेड सही है। अब चलिए दूसरा सवाल है मेरा आपसे। सर दूसरा सवाल सुनिए। अब 2012 में केरल सरकार ने कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, और आज तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल कि स्टेट की परमिशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। आप इस पर क्या कहेंगे? तो 10 साल बीत गए और पाबंदी नहीं लगी। देखिए, स्टेट ने कभी भी, स्टेट ने, देखिए अब आप ये 2 चीजें हैं। हाँ, 2 चीजें मैं भी जानती हूँ, 2 चीजें हैं। एक है पाबंदी जिसे लेकर 2012 में एक स्टेटमेंट आया और आज 10 साल बाद भी वो पाबंदी नहीं, और दूसरा है कि स्टेट, अभी भी हम कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का टेररिज्म को कोई समर्थन नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, हिंदूवादी टेरर ग्रुप्स के भी हम खिलाफ हैं। सर कोई भी टेरर हो, आप इसको डिवाइड करते हैं, आप इसको मजहबी चश्मे में डिवाइड करते हैं। दिक्कत ये है इस देश में, और ये मैं आपके लिए इंडिविजुअली नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके लिए इंडिविजुअली नहीं कह रही हूँ। ये जो थिंकिंग बन गई है ना, ये जो थिंकिंग बन गई है, और इसमें भी ये जो एक्सट्रीम्स क्रिएट कर दिए गए हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे पूरा यकीन है इस देश के सिटीजन्स भी खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करते होंगे जब टेरर पे भी हिंदू मुस्लिम का चश्मा देखते होंगे। ये धार्मिक मजहबी चश्मा आप टेरर पर लगाकर देखते हैं ना सर। सरकार से पूछिए ना, सियासत की बात कर रही हूँ सर। आप ये मोदी सरकार से पूछिए कि चश्मा क्यों लगा रखा है। और सर दूसरी बात, ये तो आप केरल हाईकोर्ट को जाकर समझाइए ना, ये आप केरल हाईकोर्ट को जाकर समझाइए कि स्टेट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। आप उससे बहस कर रहे हैं, ये जिरह जाकर केरल हाईकोर्ट में करिए। किसने मना किया? केरल हाईकोर्ट में जिरह करिए ना। चलिए अब जवाब लीजिए, एक कमेंट लीजिए, एक कमेंट लीजिए यहाँ पे मुफ्ती वजाद कासमी प्लीज। हर बात में मजहबी चश्मा क्यों आता है? टेरर पर भी मजहबी चश्मा इस देश में। बताऊंगा, हाँ, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा अपने दोस्त को। पीएफआई क्या है, ये एक संगठन बना, और जैसा कि अभी बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो एसडीपीआई है, ये इसका जो है सियासी फ्रंट है, और ये इन्होंने मुख्तलिफ अलग अलग चीजों से काम करना शुरू किया। ठीक है, सरकार जानती थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी है देश में, जमहूरियत है। संगठन कोई बन रहा है, उसकी जांच पड़ताल जब शुरू होती गई तो पता चलता गया कि कितने विश्व हिंद परिषद के, आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने कत्ल कर दिया। जैसा कि आज भी आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाई है कि कितने पेट्रोल बम ऑफिसों में मारे जा रहे हैं और किस तरह की तबाही हो रही है। यूपी के दंगाओं में इनका हाथ पाया गया, और सारी चीजें जब सामने आई तो किसी भी बैन करने के लिए जरूरी है कि वहां स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ विधानसभा से लेकर के सारी कार्रवाइयां करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट पाबंदी की तरफ है और लगेगी पाबंदी। लेकिन मैं उससे ज्यादा जरूरी आदित्य इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बात देश हित में है ही नहीं कि हम टेरर को भी हिंदू और मुस्लिम बनाएं। भाई, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, देश की तबाही हो रही है, देश की संपत्ति को फूका जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, मार्केट्स में आग लगाई जा रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो ये कहां से बात आ गई हिंदू मुस्लिम की? और दूसरी बात ये है कि ये सीमी थी, और सीमी से फिर ये पीएफआई की तरफ आ गए। अब पीएफआई के ऊपर बैन लग जाएगा तो ये फिर कुछ और बना लेंगे। इसलिए सरकार जो जरूरी समझ रही है वो कदम उठा रही है। इनकी गिरफ्तारी होना, इनको कोर्ट में पेश करना, इनको सजा दिलाना, ये सरकार का और एजेंसियों का फर्ज है, और एजेंसियां इस पर कार्रवाई करती रहेंगी ताकि ये सोच खत्म हो। एजेंसियों के रोल पर जो सवाल उठ रहा है, एजेंसियों के रोल पर भी सवाल उठ रहा है यहाँ पे सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन जी। लेकिन आतंक को मजहबी चश्मे से कैसे देखा जा सकता है? देखिए, आतंक किसी भी मजहब में उसको कोई जो है ना तारीफ़ काबिल नहीं कहा जा सकता, और किसी भी मजहब में आतंक को जो है ना एहतराम की नज़र से नहीं देखा जा सकता। जबकि हमारे देश का, हमारे मुल्क का जो है ना कानून 130 करोड़ अवाम के लिए एकसा है,
तो फिर हमको ये चाहिए, हमारा कानून को ये चाहिए कि 130 करोड़ अवाम में जो लोग आतंक फैला रहे हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी एक मजहब को देख के, एक गिरोह को देख के उसके ऊपर ज्यादती की जाए और दूसरे गिरोह को जो है ना खुली आजादी दी जाए। कोई तलवारें उठाकर फिरता है, कोई नारे लगाता है, तो उसके खिलाफ जो है ना उसके शाखाओं पर कोई जो है ना पाबंदी नहीं, वहाँ पर रेट नहीं पड़ी जाती है। नहीं मोहतरमा, मैं जब से बात सुन रहा था, आप मेरी जवाब पूरा सुन लीजिए। अब मैं 10-15 मिनट से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो मेरा आप जो सवाल किया उसका जवाब तो सुन लीजिए आप। ना सर, ये गुफ्तगू नहीं है, बहस है। जवाब सुनिए आप। और दूसरी बात सर, तो 130 करोड़ अवाम के लिए कानून एक साथ है। हाँ, सूफी साहब, मैं वही कह रही थी कि कानून है ना। आपको हक की बात दुख की बात नजर आ रही है आपको? नहीं सर, आपको हक की बात अगर दुख की नजर आ रही है तो फिर जो ना आपको सोच बदलने की जरूरत है। कानून सबके लिए एक सा है, तमाम सर। आप हक की बात कर रहे हैं तो इंतजार करेंगे ना। आप हक की बात कर रहे हैं तो ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करने के लिए आइए तस्वीरें जरा स्क्रीन पर, इन पर बोलिए आप। पहले मुझे हक की बात कर रहे हैं आप सर, हक की बात कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी में तस्वीरें सही हैं, इन पर बोलिए जरा। कानून को हाथ में लेना हक के नाम पर कहां सही ठहराया गया है, बोलिए आप मुझे। मैं आराम से आपकी बात सुन रही हूँ सर, मुद्दे पर रहिए। मजहबी चश्मा उतार दीजिए आप। मजहबी चश्मे की जरूरत नहीं होती जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। और काश की सियासत इस बात को समझ सकती, और आप भी यही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपने तो नहीं कहा पाक साफ होंगे, पाक साफ साबित होंगे, हमें डर नहीं लगता इन रेप से। आप ये कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं हमें, एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं। पैदा करिए आप। नहीं मैडम, देखिए आप सिर्फ अपनी बात सुनाएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, हमारी बात नहीं सुनेंगे। आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप इस समय स्क्रीन पर हैं, आपकी बात अब टीवी पर जा रही है और आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे। अरे आपकी बात सुन रही तभी तो सवाल पूछ पा रही हूँ आपसे मैं। हाँ, तो आपका सवाल का जवाब तो सुनिए ना आप, जवाब तो देने दीजिए मुझे आप, क्योंकि जवाब देने की भी आजादी नहीं है तो फिर हमारा बैठना गलत है। आपसे ये विक्टिम नैरेटिव छोड़ दीजिए। ना एक बात ध्यान से सुनिएगा सूफी खैरुद्दीन साहब, ये विक्टिम नैरेटिव छोड़ दीजिए। पहली बात, आपको डिबेट में बुलाया गया सर एज अ गेस्ट, और उसके लिए मैं आपको सम्मान देती हूँ, लेकिन ये कहना छोड़ दीजिए कि हमें तो डिबेट में भी बोलने नहीं दिया जाएगा। तो आपको बुलाया क्यों है फिर? आपको बोलने के लिए ही बुलाया होगा ना सर। हाँ, तो मुद्दे पर आइए और ये बताइए, जो तस्वीरें हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाली, इन तस्वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल जो नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीर है हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो है ना ये इसी एक की तरफ नहीं है। जब फौज के जो है ना रिक्रूटमेंट के लिए हुआ था, उस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को जला दिया गया था और एक पत्थर मारने पर बुलडोजर चलाया गया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज ये तस्वीरें आपको जो है ना गिरा मालूम हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तस्वीरें सही हैं? जो आतंक फैलाते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया गया, रेलवे बोगियों में आग लगाई गई, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो तस्वीरों पे आपको दुख क्यों नहीं हुआ? आपको ये तस्वीरों पर दुख हो रहा है आपको, तो आप दोनों तरफ एक नजरिए से देखिए। मैं कह रहा हूँ कानून सबके लिए एक साथ होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अब जो मैं बोलूंगी। बोलिए बोलिए। आपने इससे पहले जी न्यूज के कितने डिबेट देखे? बहुत सारे देखे हैं। आपने सिर्फ देखे या सुने भी थे? बहुत सारे देखे हैं। बोलिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की बात जो आपने उठाई, वो डिबेट आपने सिर्फ देखे थे या सुने भी थे? अरे देखे भी है, सुने भी है। आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूं। आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं सुना। इस मंच से, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहूंगी, राइट, लेफ्ट, सेंटर और एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स कोई भी पहुंचाए, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि जस्टिफिकेशन कब तक चलेगा? होनी चाहिए। ये जस्टिफिकेशन कब तक चलेगा? जो भी आपने ये कोशिश की, नापाक कोशिश की कि आप जस्टिफाई कर दें वायलेंस को, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को, कि आपको वहां नहीं दिखा? वहां पे जब पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई गई, आप बुलडोजर को ले आए इसमें सर, आप बुलडोजर को ले आए सर। आपको इस देश में, पहले आप ये क्लैरिटी हासिल कीजिए कि आपकी लाइन ऑफ थॉट एग्जैक्टली है क्या? सूफी साहब, सूफी खैरुद्दीन जी, आप किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं? आप वायलेंस के लिए कहते हैं, आपको
ये तस्वीर नहीं दिखी, वो तस्वीर नहीं दिखी, मुझे सारी तस्वीर दिखी और सारी तस्वीर में मैंने एक ही सवाल पूछा, लेकिन आपने वो डिस्कशन नहीं देखा, आपने वो डिस्कशन नहीं देखा। ये सेलेक्टिव अप्रोच है, सेलेक्टिव अप्रोच है। कोई बात नहीं सर, कोई बात ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, यही मैं कह रही हूँ। मुफ्ती वजाहत कासमी आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, उनका जवाब ले लीजिए जल्दी से प्लीज। बोलिए। आदिति, मुझे शर्म आ रही है कि देश में आज के किस तरह के पीएफआई ने हालात कर दिए हैं, और ये सूफी हैं। आपने लिखा है अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर, सूफी का मजहब यह है कि वो 120 करोड़ नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत को एक नजर से देखे। और आप यहां बैठ करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, आप यहां बैठ करके पीएफआई और मुसलमानों की जमात बताना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान पीएफआई से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये चंद हजार लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके खिलाफ और इनकी सोच के खिलाफ है मुसलमान, और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे। मुझे शर्म आ रही है आपके सूफी होने पर, आप मुझे शर्म आ रही है कि आप इतने बड़े चैनल पर बैठकर अपना सूफी होना भी आपने बता दिया कि आप सूफी नहीं है, आप कट्टर से कट्टर इंसान हैं। आप पीएफआई के सपोर्टर हैं, आप पीएफआई के वकील हैं और उन कट्टरवादियों के वकील हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक सूफी की आदत ऐसी नहीं होती जैसी आपकी है। मुझे आपके तसव्वुफ पर, मुझे आपकी सूफियत पर भी शर्म आ रही है। मैं पीएफआई की तायद की बात नहीं किया, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आप, मैं पीएफआई की तायद की बात नहीं किया। मैं क्यों लूंगा आप अल्फाज वापस? मैं क्यों अल्फाज? आप जो है करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप पूरे देश से माफी मांगिए। मुझे कहते हो आप मैं अल्फाज वापस लूं? मैं अपने अल्फाज क्यों लूंगा वापस? मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम बैठकर टीवी पर नहीं करूंगा। मैं कहूंगा पीएफआई कट्टरवादी संगठन था, है, और पीएफआई पर कार्रवाई होगी, और पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। मैं पीएफआई को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करूंगा। जिस तरह आप बैठ करके यहाँ सूफी बन करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं देश की सरकार पर, और यहाँ तक कि टीवी चैनल पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिस टीवी चैनल ने आपको मेहमान बना के बुलाया है, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे जिस टीवी चैनल ने आपको बात करने का मौका दिया, आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप किस बात हम ये कह रहे हैं कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो आप सूफी के पीएफआई के लिए नहीं है, पीएफआई सब में नहीं आती। आप पीएफआई ना सूफी खैरुद्दीन, वो बात हर किसी पर लागू होती है सर, वो बात हर गेस्ट पर लागू होती है, वो बात अदिति त्यागी पर लागू होती है, क्योंकि कानून एक है सर। कानून के आगे किसी के पास कोई डिस्काउंट नहीं है सर, किसी के पास कोई डिस्काउंट नहीं है, ना मजहब का ना लिंग का कोई डिस्काउंट नहीं है सर। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूं। आप खुद एक तरफ कहते हैं कानून की बात, फिर कहते हैं टारगेट किया जा रहा है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव, जो मेरा आपसे सवाल था, केरल हाईकोर्ट को आप समझाइए जाकर, केरल हाईकोर्ट को जाइए आज। जो केरल हाईकोर्ट ने सवाल उठाया स्टेट को लेकर, स्टेट के रोल को लेकर, जो मौजूदा हालात बने उनको लेकर, उस पर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट केरला की हो, वो बिल्कुल भी इस्लामिक टेररिज्म या किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज से नहीं, 1950s में सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार। यास्मीन जी भी दूंगी, एक कमेंट पूरा हो जाए विवेक जी का, फिर मैं आपको मंच दूंगी मैम। जी हाँ जी विवेक जी बात पूरी कीजिए। 1950s के अंदर इस पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्ट सरकार चुन करके इलेक्शन के थ्रू भारत में आई और केरल में आई, और वामपंथ ने निर्णय लिया कि इलेक्शन के थ्रू भी हम साम्यवाद को, कम्युनिज्म को ला सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म या हिंदू टेररिज्म को समर्थन देने का कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा अदिति जी, और जो दर्शक यहां पे देख रहे हैं, कि यह मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि इस्लामिक टेररिज्म और हिंदू टेररिज्म दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। नहीं, आप मुझे थ्योरी मत पढ़ाइए सर, मैं बेसिक्स, हिंदू वोट्स भी पोलराइज होंगे, और कॉमन सेंस वाली हिंदू सर। मैं ये थियरीज, ये फिलॉसफीज, ये आइडियोलॉजी नहीं समझती सर। मैं बहुत बेसिक हूँ। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधारित कानून, उन्हें फॉलो करना, साधारण सी सिंपल सी कानूनी प्रक्रिया, इसमें यकीन रखती हूँ। मैंने आपसे स्टेट के रोल को लेकर जो केरला हाईकोर्ट की टिप्पणी थी उसे लेकर सवाल पूछा, मैं वापस मंच दूंगी। यास्मीन जी, यास्मीन फारूकी, मैं वापस मंच दूंगी विवेक जी। यास्मीन फारूकी। यस, आप हाथ उठा रही थी, आप अपना कमेंट रखना चाह रही थी, आप अपनी बात रख सकती हैं। मैं क्योंकि जल्दी है अदिति, प्लीज, क्योंकि मुझे जाना है, जरूरी काम है। मैं सिर्फ 3 बातों के आपको जवाब देना चाहती हूँ। तुली साहब ने अभी बहुत मुझे एक तरह से मिक्स किया है
कि एसडीपीआई और पीएफआई एक है तो ये तो बोलेंगी, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, तंजिया सी बात लगी। अच्छे समझदार आदमी है, इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, एक बात अदिति जी बार बार आती है कि मुस्लिम कट्टरता और साहब मुस्लिम है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इत्तेफाक से बाजार गई थी, 10 जगह मैंने ये बोर्ड देखा कि कोई संत महाराज आए हैं जो कि एक वेबिनार है और इस बात पे कि हिंदू राष्ट्र कैसे भारत को बनाया जाएगा। ये खुलेआम बात होती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं है भाई, बनाओ, हमें तो नहीं है। पर अगर एक आदमी कोई बात कह रहा है तो उसका बवंडर है, और दूसरा आदमी, आप जो बात हिंदू मुस्लिम की बखुदा मैं नहीं कर रही, पर मसला यही है कि अगर जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सबके कानून बंद हो जाते हैं, रुई ठुस जाती है, और बिना बात के। और आज मैं आपको दावे से कहती हूं, कोई दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र करना नहीं चाहता। कौन बेवकूफ करना चाहेगा? संवैधानिक अधिकार है, एक राष्ट्र है, उससे क्यों बेवकूफी की बातें जो करेगा वो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, और ऐसा कोई मुसलमान नहीं चाहता है। पर हिंदू राष्ट्र की बात हर बीजेपी वाला और हर आरएसएस वाला कहता है, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। और एक बात लास्ट कहना चाहूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी अदिति, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे बहुत मौका दिया और बोलने का हक दिया। आप फिर मैं यही बात कहूंगी, मौलाना एक बात जो आप उनको सूफी पे और उस पे जो तंज कर रहे थे, किसी की शख्सियत पे तंज नहीं करना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? पीएफआई ने आज तक जितने काम किए हैं और जितना सोशल वर्क किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया है। यास्मीन जी मुझे आप मत बताइए। अच्छा मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं आपको माफी मांग लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, आपकी भी बुरी बात है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे चलिए माफी मांग ली ना। मेरी बड़ी बहन मुझे ये बताइए, सूफी का यही काम है जो हिंदू मुस्लिम को बैठ करके यहाँ कर रहे थे? माफी के नहीं, मैं देखिए मैं आपसे बहस नहीं कर रही, माफी चाहती हूँ आपसे। मेरी बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगाए माफी का मांग रही हूँ यही काम है क्या जो वो टीवी पर बैठ कर कर रहे थे? मैं गलती की माफी मांग रही हूँ, आपका दिल दुखा, माफी मांग ली। मुझे टॉपिक पे बात करने दीजिए, मुझे भटकाइए मत, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ये कोई बात नहीं है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे टॉपिक से मत भटकाइए। और मैं आपको अब भी यही बात कहती हूँ कि 50,000 बार आप ढूंढते रहिए और तलाशते रहिए सबूत, आप ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये इससे बेहतर ये था कि इतनी चढ़ाई चाइना पे कर देते तो जमीन बचा लेते। शुक्रिया। मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। आप चाइना पर चली गई, जाने से पहले जवाब देना इनको। चाइना पर चढ़ाई कहाँ ले आई मैम? चाइना पर एक्सपेंशन और एनआई के रेड्स मैम। आप आउट ऑफ सिलेबस बात होगी। अगर अदिति त्यागी इस देश की फौज को ये बताया कि कहाँ चढ़ाई करनी है, कहाँ एक्शन लेना है। मेरी जान जमीन ली जा रही है हमारी और हम ध्यान हटा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिजाब की, तलाक की, दूसरी शादी की, कोई ढंग की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस ये है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहीं मरूंगी और शायद मरूंगी तो बड़ा दुख लेके नहीं, अभी आपको 100 साल जीना है, चिंता मत कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। अभी तो आपकी 100 बरस की जिंदगी बाकी है, देश को आपको सुपर पावर बनते हुए देखना है, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच अदिति। थैंक यू मैम। लेकिन कुल मिलाकर आउट ऑफ सिलेबस बात हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए। कब चढ़ाई करनी है, किस देश से क्या रिश्ते बनाने हैं, किससे बात करनी है, किससे कैसे डील करना है, उस काम के लिए एमईए बैठी है, उस काम के लिए डिफेंस फोर्सेस बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री बैठी है। लेट देम डील विद इट। लेकिन जो आज की खबर है, जिस पर हम बार बार डिबेट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर शोएब आलम जमई है। मैं एक सवाल, बहुत बेसिक सवाल, ये रेड्स होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? मैंने सारे गेस्ट से पूछा, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, ये रेड्स होने चाहिए थे कि नहीं? अदिति जी देखिए, गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट। गुड इवनिंग। मैं इस बात को जरूर साफ कर दूं कि एसडीपीआई या पीएफआई से मेरा रिमोटली तक कोई संबंध नहीं रहा। मैं जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का मेंबर रहा हूं और पद पे रहा हूं। लेकिन जो हमारा संगठन है वो अपने अपने विचार रखता है और मैं एज अ पैनलिस्ट होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि सरकार को हक और अधिकार जरूर होता है कि किसी पे सस्पिशन हो तो आप उसकी जांच कर सकते हैं, उस पे आप यहाँ से दबिश डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि रेड में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ,
मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो भी संगठन ऐसा देश में लगे कि वो सरकार, वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उस पर जो है उसको आउट ऑफ एक्शन करना जरूरी है। लेकिन मैं सिस्टमेटिक टारगेटिंग, तो मतलब कुल मिला के आपको रेड्स में बुराई नहीं दिख रही है ना डॉक्टर शोएब जमाई? रेड्स में कोई दिक्कत नहीं है ना? कंडीशनली, और मैं उस कंडीशनली को यहाँ अभी लेकर जाऊंगा। ठीक है, काफी देर से आप मेरे पास आई हैं, तो उसके बाद नहीं, आप बीच में चले गए थे सर, आप नहीं थे इस डिस्कशन में, प्लीज। सो लेट्स बी फैक्चुअल। जी, तकनीकी खराबी की वजह से। जी, सो डोंट से कि मैं बहुत देर से आई हूं, बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट। ठीक है, अब आप बात पूरी करें प्लीज। देखिए, सिस्टमेटिक टारगेटिंग ऑफ सोशियो रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हो रहे हैं मुसलमानों से रिलेटेड, वो एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन करते, अनबायस्ड करते, इस देश में कई संगठनों के ऊपर जो है ऐसे इल्जाम और एलिगेशंस लगे हैं, जो आपके चैनल में अभी जो दिखा हमें स्टिकर और जो टिकर चले, उसमें आतंकी आपने लिख दिया। क्या कोई एलिगेशंस जो पिछले 12 सालों से एनआईए पहले भी पीएफआई पे करते रही है या दूसरे जो यहाँ से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की है, कोई भी चार्जेस कोर्ट में प्रूव हुए हैं जिसके बुनियाद पर इनको आतंकी कहा जा सकता है? जैसा कि डायरेक्टली आपने कहा, आप आरोपी कह सकते हैं। कहाँ सुना आपने कहाँ सुना मुझे ये कहते हुए? शुरुआत आपने सुना नहीं मुझे ध्यान से? सुना नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, तो आपने कहा कि मैंने कहा, आपने सुना नहीं मुझे ध्यान से, आपने मुझे सुना नहीं। सो सर, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं कोर्ट भी नहीं लगाती, नहीं सुनिए, लेकिन सुन लीजिए डॉक्टर शोएब जमाई, ना मैं कोर्ट लगाती हूँ ना मैं ट्रायल करती हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन कौन से डिबेट्स में जाते हैं दूसरे मंचों के लिए, इस मंच के लिए मैं अकाउंटेबल हूं। मैं कोई ट्रायल नहीं चलाती। मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या ये रेड्स होने चाहिए? अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी भी थी और मैंने यही सवाल सूफी खैरुद्दीन से भी पूछा था, अगर टेरर लिंक्स की संभावना हो, अगर टेरर फंडिंग के आरोप लगे, आपकी सुनने में अगर सर सिलेक्टिव हियरिंग में आप जाएंगे तो बहुत ये डिबेट जो है कंप्लीटली डिरेल हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप मुद्दे पर रहें। आपने अभी बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आपने कहा कि एक तरफा, आप मुझे वो पैमाना बताएं जिस पैमाने के आधार पर किसी इन्वेस्टिगेशन को कहा जा सके ये टारगेटेड नहीं है और ये टारगेटेड है। मुझे वो पैमाना आज आप बता दीजिए। बिल्कुल सबूत के साथ। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं कि देखिए, अभी इसको मैं बायस्ड इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ ही अरसा पहले एक यशवंत शिंदे नामक जो आरएसएस में एक्स मेंबर थे, उनके नांदेड़ के घर में आज से 16 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और इसी आदमी ने 16 साल के बाद नांदेड़ के कोर्ट में एफिडेविट, बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट डाल के ये कहता है कि भाई मुझे 3 अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रेनिंग के कैंपों में ले जाया गया, उसमें आरएसएस और वीएचपी के वर्कर मौजूद थे और उन्होंने एक जगह का नाम लिया कि ये जो है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रहे थे। और ये वो दौर था जो 2004 का लोकसभा से जस्ट पहले ये शुरू हुआ था। अब आप देखिए उसके बाद क्या होता है, मालेगांव बम ब्लास्ट होते हैं, अजमेर शरीफ मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट होता है। उसी दौरान हेमंत करकरे हमारे जो यहाँ से शहीद हुए, उसने एनआईए और एसटीएफ की जांच में ये पकड़ा गया कि मालेगांव बम ब्लास्ट। अब आप बताइए, जो कुछ भी एलिगेशन बम ब्लास्ट के लगे, और हम आज एलिगेशंस लगा रहे हैं कि 2004 के बाद जितने बम ब्लास्ट इस देश में हुए हैं, उसके पुख्ते सबूत के तहत खुद आरएसएस का वर्कर कोर्ट में एफिडेविट देके कह रहा है कि इसमें आरएसएस और वीएचपी का हाथ है। कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जवाब लीजिए, पहले आप जवाब ले लीजिए, पहले इस पे जवाब लीजिए आप। पहले राजीव तुली का इस पर जवाब लीजिएगा, राजीव तुली का जवाब लीजिए आप इस पर, फिर मेरे पास आपके लिए एक फॉलो अप क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिएगा। कर दूं कि इतनी बड़ी घटना इस देश में हुई, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंटरनेशनली भी पहचान है, उस पर एफिडेविट डाल के इतना बड़ा एलिगेशंस लगता है। क्या मीडिया चैनलों में हमने कोई इतना हंगामा और इतना जोश और खरोश के साथ डिबेट होते हुए सुना है? इतना बड़ा एलिगेशंस और आप ऐसी बच के निकल जाएंगे साइड से, और आप यहां से व्हाट अबाउटरी करेंगे इधर उधर के। मैं कहता हूं इस पर राइट वर्ड, एग्जैक्टली व्हाट अबाउटरी इज द राइट वर्ड, बिल्कुल सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया, लेकिन आप भूल गए उंगली किसकी तरफ उठा रहे हैं और किसकी तरफ उठ रही है। उंगली जिसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उंगलियां 3 उंगलियां किसकी तरफ है।
वो भी तो एक सवाल है ना सर, वो भी एक सवाल है। आप भूल गए सर, सुनिए ध्यान से सुनिए। अब जवाब लीजिए पहले राजीव तुली से, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजीव तुली। और कर देता हूं। ना सर, आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। ये ऐसे के कंपटीशन नहीं सर, प्लीज। डिबेट होगी, डिबेट टू द पॉइंट। राजीव तुली। ऐसा है, जिस केस की जुमई साहब चर्चा कर रहे हैं वो केस कोर्ट में चल रहा है ना, आएगा नतीजा उसका। आप कोर्ट पर तो विश्वास रखिए, और यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन होकर के केस कोर्ट में पहुंचना है, और वहां कोर्ट ही कह रहा है केरल का कि पीएफआई इन सब में इन्वॉल्व है और पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। जब कोर्ट ये निर्णय करता किसी और संगठन के बारे में तो वहां भी निर्णय होगा। आप देखिए, संघ के इतिहास में आरएसएस पे 3 बैन लगे हैं, और तीनों बैन कोर्ट के माध्यम से हटे हैं। जुमई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी शायद आपने वो वहां तक पहुंचे नहीं है, वहां तक आप बड़े नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। किसी ने एलिगेशन लगाया तो संघ पर भी सरकारों ने बैन लगाए, और कोर्ट में से जिला न्यायालय से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट तक जाकर के संघ उन बैन्स में से बाहर निकला है। मगर मेरा आपसे ये कहना है, आप इसमें केवल अपनी अभी इतनी राय दीजिए कि ये जो पीएफआई के आतंकवादी कनेक्शंस निकल रहे हैं, जो उनके श्रीलंका के आतंकवादी संगठनों के साथ निकले हैं, या उनका जो पूरा टेरर का और टेरर फंडिंग का जो नेटवर्क है, फुलवारी शरीफ में जो उनका विजन डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, 90 लाख रुपए एक दिन पहले खाते से विड्रॉ हुए हैं, सीएए में जिसमें आप स्वयं बहुत शिद्दत से लगे हुए थे, उस सीएए के आंदोलन में जो यहाँ आपके वही आपके इलाके में, आपके पड़ोस में जहां आप रहते हैं, जामिया अपना इसके पास में, शाहीन बाग के पास में, वहां जो इसके कार्यालय बंद हुए हैं, सील हुए हैं, और वहां से टेररिस्ट फंडिंग के जो सारे सबूत मिले हैं, और जब वो सबूत कोर्ट में जाएंगे, आप जाइएगा, वहां अपना पक्ष रखिएगा, वहां अपना पक्ष रख करके और बैन हटवा सकते होंगे, बैन लगवा सकते होंगे, आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी। मगर मेरे को अदिति जी एक बात इसमें और जोड़नी है। नहीं, आप एक बात बाद में जोड़िएगा, पहले उनको जवाब लीजिए, पहले उनका जवाब ले लीजिए, डॉक्टर शोएब जमई का काउंटर ले लीजिए। सर मैं वापस फ्लो दूंगी और दूसरे गेस्ट को भी दूंगी मंच, प्लीज जवाब लीजिए पहले। देखिए, राजीव तुली जी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई संघ पर जो इल्जाम लगे वो कोर्ट में गए, और कोर्ट के जरिए से जब उसको लगा कि संघ ने गलतियां की, गड़बड़ियां की, तो उस पर बैन लगा, और फिर कोर्ट में जब मुकदमे ये हुए तो फिर बैन हट भी गया। ठीक है, सरकारों ने बैन लगाया, कोर्ट ने बैन हटाया। आपने बात सरदार सुनिए नहीं जमई साहब, बात नहीं सुनिए। वो बीच में 3 बार सरकारों ने बैन लगाया। नहीं, वो आपको ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं शोएब जमई। वो ये कह रहे हैं कि बैन सरकारों ने लगाया, कोर्ट ने तो उस बैन को हटाने का काम किया है। आप कह रहे थे कि कोर्ट ने बैन लगा दिया, तो वो उसको काउंटर कर रहे थे कि मैंने ये कहा। आप जो कह रहे हैं डिस्टोर्शन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, वो नहीं है। अब आप आइए और जवाब दीजिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि सरदार पटेल लौह पुरुष, इस देश के लौह पुरुष जिसको मोदी जी बहुत कई बार नमस्कार करते हैं, उन्होंने बैन लगाया था आरएसएस पे। अब इन्होंने कहा कोर्ट के प्रोसीजर, कपूर कमीशन ने हटाया, कपूर कमीशन बनाया सरकार ने, कितनी चिट्ठियां लिखी, कमीशन बनाया, जिस कपूर कमीशन ने वो बैन हटाया। आपकी आधी जानकारी है, मैं आपकी जानकारी पूरी कर रहा हूँ। गोलवालकर ने कितनी चिट्ठियां लिखी उसके बारे में भी मालूम होगा, माफीनामे की। करेक्ट बोलिए। अरे गोलवालकर साहब ने जो चिट्ठियां लिखी माफीनामे की, उसके बाद कोर्ट ने हटाया, कपूर कमीशन ने भी हटाया। मैं सिर्फ ओवरऑल इतना कह रहा हूं कि आज अगर पीएफआई ये आप सिलेक्टिव कह रहे हैं, अरे क्यों नहीं कह रहे, बच्चे आप सिलेक्टिव कह रहे हैं। एक सेकंड, आप इतिहास में खोए हैं शोएब जमई। मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है, क्योंकि आपने अभी सरदार का जिक्र किया। क्या आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में पार्ट लेने के लिए बुलाया गया था, हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था? शोएब जमई, है आपकी जानकारी में ये? आदिति जी, इतिहास की जानकारी आपसे 10 गुना ज्यादा है। इसीलिए आपके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे, इसीलिए पूछा। कोई बात नहीं, मुझे टारगेट करने दीजिए, मुझे कोई डर नहीं लगता। कोई बात नहीं, इन्हें ज्ञानी बन लेने दीजिए, इन्हें ज्ञानी बन जाने दीजिए। हैवी लोडेड वर्ड्स का इस्तेमाल करके अगर हर कोई ज्ञानी बन जाता तो फिर बात ही क्या थी। मुझे ज्ञानी बनने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। आई एम हैप्पी हैविंग कॉमन सेंस, बिकॉज आई नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज इन दिस कंट्री। कोई बात नहीं। शोएब जमई, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपको मुझसे 10 गुना ज्यादा ज्ञान है हिस्ट्री का, तो जरा सा मैं जानना चाह रही थी आपसे भी कि आपने जो इतिहास पढ़ा है उसमें क्या आरएसएस को रिपब्लिक डे की परेड का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था क्या?
इसी बात को लो तो समझना पड़ेगा कि नेहरू जो थे वो कितने यहाँ से उदारवादी थे कि ऐसे संगठन, जिन संगठनों के खिलाफ उनकी आइडियोलॉजी थी, उन संगठनों मतलब इतने उदारवादी थे कि जिसे आप आतंकी संगठन बता रहे हैं, नेहरू उदारवादी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेहरू जी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं आप जवाहरलाल नेहरू की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। दिक्कत ये आपने इतना इतिहास पढ़ लिया है और आप उसे कैमोफ्लेज कर रहे हैं कि कितने उदारवादी थे। सुनिए जिंदगी, एक सेकंड सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, एक छोटा बहुत बेसिक सवाल। किसी पर आतंक से जुड़े आरोप लगे हो, सर सुन लीजिए ध्यान से, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। उसी ज्ञान के बैंक से मैं चाहती हूँ दर्शकों का थोड़ा सा फायदा हो। अगर किसी पर आतंक, अरे सर सुन लीजिए, किसी पर पाबंदी लगी हो और वो आपकी नजर में आतंकी हो, तो आप उसे अपने घर इनवाइट कर लेंगे, जाके मिलेंगे, उसे सम्मान देंगे? बस इतना ही सवाल है मेरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के प्रोमिनेंट मेंबर थे। जिंदगी भर उन्होंने जवाब मैं जानती हूँ, बिकॉज नाउ यू नो यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। डोंट ट्राई इट विद मी, प्लीज डोंट। जब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तभी मैं समझ गई नहीं है आपके पास सवाल का जवाब। आप अपने ही आर्ग्यूमेंट में फंस गए हैं, अपने ही आर्ग्यूमेंट में। विवेक श्रीवास्तव, वापस उस सवाल पर आ रही हूं जिसमें स्टेट के रोल की बात है। और सर ध्यान से सुनिए शोएब जमाई, क्योंकि आप उस समय इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं थे। जो देश और उसमें रहने वाले देशवासी टेरर को मजहबी चश्मे से देखते हैं, और यहां पर मैं सिर्फ एक रिलीजन विशेष की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर रिलीजन की बात कर रही हूं, वो देश खतरे में होता है। हकीकत में वो देश खतरे में होता है जहां पर मजहबी चश्मे से टेरर को देखा जाता है, और उसके लिए हर सिटीजन जिम्मेदार होता है। तो आप अपनी सोच के दायरे में इस मजहबी टेरर को हटाइए और टेरर को सिर्फ टेरर से देखिए, सिर्फ टेरर की नजर से। विवेक श्रीवास्तव, जो सवाल कोर्ट ने उठाया, ठीक है सर, विवेक श्रीवास्तव, जो सवाल कोर्ट ने उठाया, स्टेट की परमिशन के बिना जी हाँ, ये हालात नहीं हो सकते। जवाब दीजिए उस पर। देखिए मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिलीजियस आधार के ऊपर हमें टेररिज्म को डिफाइन और डिवाइड नहीं करना चाहिए मजहबी तौर पर, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन यह नसीहत आपको गवर्नमेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को देनी चाहिए। दैट ऑल सिटीजन्स आर सेम, ऑल रिलीजन्स आर सेम, और जो भी गलत है पकड़ो। क्यों भाई ये चर्चाएं हो रही है खुलेआम, हिंदू राष्ट्र पे वेबिनार हो रहे हैं, क्यों डिस्कशन हो रहे हैं कि मुसलमानों के वोटिंग ना 40 मिनट से थे ना इस डिस्कशन में, मुझे थे ना आपने शायद सुना नहीं जी, नहीं आपने सुना नहीं, या आपने सुनकर उसे आपकी अपील बिल्कुल ठीक है अपनी आर्ग्यूमेंट से। नहीं आप मुझे समझा रहे हैं प्रधानमंत्री के भारत से बाहर के हैं क्या? बिल्कुल, एजेंसियां भारत से बाहर से आती हैं क्या? तो आप मीडिया में हैं तो आपका फर्ज बनता है। हाँ, तो मैं अपना फर्ज, आप मुझे किसी को मेरा फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो करिए आप। सुनिए, ये फर्ज और जगह याद दिलाइएगा जहां पर कंफ्यूजन हो फर्ज को लेकर। मुझे फर्ज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनिए ध्यान से, आई थिंक लाइक एन इंडियन, क्यों हरिद्वार आई थिंक लाइक एन इंडियन। और आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं तो आपको फैक्चुअली थोड़ा दुरुस्त होना चाहिए। धर्म संसद में एक्शन लिया गया, धर्म संसद में एक्शन लिया गया, नहीं एक्शन लिया गया, हाँ ठीक है। अब आप अपनी जो स्टेट के रोल को लेकर सवाल है उस पर मुझे जवाब दीजिए। आप धर्म संसद के पीछे मत जाइए, वो भी गलत है। सुनिए सर ध्यान से, विवेक जी, आप मेरे डिस्कशंस में आए और आपको पता है मैं अपना सवाल नहीं भूलती हूँ। आप ना धर्म संसद के पीछे छिपिए ना हिंदू राष्ट्र के पीछे छिपिए। केरल सरकार को जो दायित्व है और जवाबदेही है उस पर मुझे जवाब दीजिए। जो सवाल खड़ा किया अदिति त्यागी ने नहीं खड़ा किया, कोर्ट ने खड़ा किया। हम सेक्युलर थे हैं रहेंगे, हम सेक्युलर थे हैं रहेंगे। जो गलत है पकड़ा जाएगा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इस देश का हर नागरिक बराबर है। प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों में पट्टियां बांध ली है, केरल की सरकार ने नहीं। होम मिनिस्टर अंधे हो चुके हैं, नहीं दिख रहा है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सारे एक है, लेकिन केरल की सरकार जो कोर्ट ने कहा मैं उसे लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आप कोर्ट को बताइए ना, ये वहां जाकर कह दीजिएगा कोर्ट से कि प्रधानमंत्री को बताइए। कोर्ट को बताएंगे, हाँ कोर्ट को बताइएगा कि प्रधानमंत्री को बताइए, और ये सीएम को मत बताइए, और सरकार को मत बताइए, राज्य सरकार को। कोर्ट में ये कहेंगे आप छुपाइए कोर्ट में अपने पीछे, हम तो नहीं छुपाएंगे। अरे कौन किसको छुपा रहा है? आपके पास आज जवाब नहीं है, आपकी जवाब नहीं है सर, जवाब नहीं है। नहीं, सारे जवाब है हमारे पास। हाँ तो बताइए, करके सरकार तो बताइए केरल हाईकोर्ट ने सवाल क्यों पूछा? ना करें सरकार, नौबत क्यों आई? प्रश्न पूछना सरकार ने सवाल क्यों पूछा? सरकार से सवाल क्यों पूछा गया केरल सरकार से?
नहीं, प्राइम मिनिस्टर से पूछिए ना सवाल, क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? बोलिए, हिंदू लॉ राष्ट्र एंड को ऑर्डर डिनाउंस किसके करते पास है? हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस अरे करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र में चले गए सर, पहले डिसाइड कीजिए आप किस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ये बड़ी अजीब दुविधा की स्थिति आप लोग क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, व्यूअर के दिमाग में एकदम गोल पोस्ट नहीं, मैदान ही चेंज कर देंगे। आपसे क्या पूछा मैंने किसकी बात की? आतंकवाद। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी, लेट मी रिमाइंड यू, मेरा क्वेश्चन क्या था? आपने कोर्ट की बात, केरल हाई कोर्ट राज्य सरकार की परमिशन के बिना राज्य सरकार किस तरह ऐसे वायलेंस को अलाउ कर सकती है, कैसे इस तरह की परमिशन दी जा सकती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, आप जिससे पूछना उससे सवाल पूछिए सर, लेकिन जहां जवाबदेही आपकी है वहां जवाब दीजिए। हम बिल्कुल जवाब देंगे, हम कोर्ट को जवाब देंगे, कोर्ट को लिखित में जवाब देंगे, और अगर गलती हुई है सुधारेंगे, और जो गलत लोग हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हिंदू मुसलमान के आधार पे। जो आपकी जवाबदेही को लेकर सवाल है, जवाब नहीं देता, कोई बात। मुफ्ती वजाद कासमी और उसके बाद सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए आदिति, अब मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कि रेड तो हो रही है पीएफआई पर, और परेशानियां कई मुझे मित्रगण दिख रहे हैं, ये परेशानी उनकी अच्छी नहीं है। सरकार राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठा सकती थी वो उठा रही है और उठाएगी। और जो भी संगठन, चाहे वो बाहर से फंडिंग ले रहा है या अंदर से फंडिंग लेकर के देश के खिलाफ जा रहा है, ये देश के खिलाफ बातें कर रहा है, वो पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, ये जो भी हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सब बात की बातें हैं, उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, हो रही है, और सरकार सक्षम है, और स्टेट्स का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का। जो आज सवाल को कैसे देखते हैं? एक सेकंड, मुफ्ती वजाद कासमी, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं जब पॉलिटिक्स का मौका इसमें देखा जा रहा है? एक विक्टिम नैरेटिव जो है, जो नई बात तो नहीं है, लेकिन उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, व्हाट अबाउटरी इसमें देखने को मिलती है। और दूसरा ये कि टारगेट किया जा रहा है, इन रेड्स के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है। आप इन आरोपों को, इन इल्जामों को कैसे देखते हैं? इन पर क्या सोच है आपकी? आदिति, मुझे अफसोस हो रहा है, इनको याद होना चाहिए कि जो धर्म संसद हुई है, उत्तराखंड में हुई है या जहां भी हुई है, उन पर सब पर कार्रवाई हुई है। और मैं इनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि वो एक त्यागी जी, मैं नाम उनका भूल गया हूं, जिनका नाम पहले वसीम रिजवी हुआ करता था, वो धर्म संसद में ही अपनी स्पीच, हेड स्पीच को लेकर के जेल गए थे, जमानत पर थे, वापस जेल चले गए हैं, और सब पर कार्रवाई हुई है, और सब लोग या तो जमानत पर हैं या जेल में हैं। और धर्म संसद के लोगों पर कार्रवाई हुई है, इधर पीएफआई पर भी कार्रवाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई हिंदू देख रही है, मुस्लिम, ये टारगेटेड कुछ नहीं है। टारगेट सिर्फ एक ही है, देश की सुरक्षा। टारगेट सिर्फ एक ही है कि देश के 120 करोड़ नागरिक वो सब सुरक्षित रहे, देश की संपत्ति सुरक्षित रहे, देश की एक एक वस्तु सुरक्षित रहे। इस पर सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, करती रहेगी। और जिनको परेशानी हो रही है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो अंदर से बाहर से पीएफआई जैसे संगठनों को, इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने में लगे हैं। ये बात देश हित में नहीं है, बुरी बात है। ये कह रहे हैं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, सरकार भेदभाव नहीं कर रही। आपका जवाब? जी बिल्कुल, सरकार ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, और सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि ये संगठन जो है ना किस फिरके से, किस तबके से। हम बराबर, हमने पहले भी वही बात कही थी, अभी भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारे देश की सालिमियत है, हमारी एकजहती है, एकता है, और हमको हमारे देश के बेहतरी के लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो उठाना बिल्कुल जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमारे भाई साहब ने सूफी लफ्ज के ऊपर जो बात कही है, मैं उनको एक 10 सेकंड में जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सूफी तो सारी दुनिया के लिए होता है, बेशक होता है, न सिर्फ सूफी होता है बल्कि संत भी होता है। सूफी और संत ये हमारे भारत की जो है ना एक पहचान है, और ये एकजहती की पहचान है। हर सूफी, हर संत अल्लाह के बंदों को, पूरी इंसान को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब हमको सूफी को लेकर डिबेट नहीं करें। सूफी साहब, आपने, सूफी खैरुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, अच्छी बात की आपने कि कानून उसके सामने सब बराबर। मेरा तो सवाल वही कह रहा हूं मैं, सूफी संत का काम यही है कि इंसानियत को मिलाना है। जब आप ये अच्छी बात कर रहे हैं तो सर उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल है वो सवाल यही है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा
ये कानून को हाथ में ले लेना, ये काउंटर रिएक्शन, ये उस थॉट को खाद पानी देना। सर सुन लीजिए प्लीज, उस थॉट को, उस विचारधारा को खाद पानी देना जो जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसका आतंक से जरूर लेना देना है, लेकिन उसे धर्म के नाम पर डिफेंड करके देश का भी नुकसान है और इंडिविजुअल्स का भी नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। हर आतंकवाद को आतंकवादी ही कहना चाहिए, उसको कोई धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। पहले ये बात भी जो ना जहन नशीन रख लिए, चाहे वो किसी धर्म का, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और सब धर्म जो होता है इंसानियत का धर्म होता है, वो जो एक दूसरे से मिलाता है। लेकिन जब कुछ धर्म के जो है ना जाहिरी लिबादे में आकर जब जो है ना इंसानियत के खिलाफ जब कोई बात करते हैं, तो फिर जो है ना उनके उन अल्फाज के ऊपर भी मजम्मत करना चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ सूफी खैरुद्दीन, कौन, देखिए इंसानियत के खिलाफ कौन कहते हैं, पूछ रहे हैं आप मुझसे? आपसे पूछ रही हूं कि पीएफआई पर छापे आपको इंसानियत के खिलाफ लग रहे हैं क्या? मैं तो मैं पीएफआई पे छापे इंसानियत के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूं जो आतंक फैला रहे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए। जो आतंक फैला रहे हैं, चलिए अब आप ये मानते हैं ना कि टारगेटेड नहीं है, चाहिए उनको सजा देना चाहिए। तो कुल मिला के अब आप ये मानते हैं ना कि टारगेटेड नहीं है, होना चाहिए उनको। नहीं, अब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं ना कि टारगेटेड नहीं है। देखिए कुल मिला के मेरी बात वही है, जो भी आतंकवादी संगठन है उनको जो है ना कैसर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसका कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता। अच्छी बात दोहरा रहे, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब कुल मिलाकर करीब 45 मिनट बाद मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सूफी खैरुद्दीन साहब आप कम से कम इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए कि ये छापे टारगेटेड नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सही? नहीं, अगर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है तो फिर हम मुदाफिया डिफेंस करेंगे ही नहीं। हम मजहब के खिलाफ नहीं है तो खतरे डिफेंस नहीं करेंगे। ये तो बात ही नहीं हुई है। आप घुमा फिरा के वही सवाल दोहरा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवादी होता है, वो उसका मजहब से ताल्लुक नहीं होता। सर आपसे किसने कहा? आप ही घूम फिर के अपनी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। नहीं, आप फिर आप अपनी बात मेरी जबान से कहलवाना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात मेरी जबान से कहलवाना चाह रहे हैं। देश के हित की बात आपसे पूछ रही हूँ, और मैं मुझे अच्छा लग रहा है, व्यूअर ये देख रहे होंगे और उन्हें समझ आ रहा होगा, तो मैं फिर अपना सवाल फ्रेम करती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सूफी खैरुद्दीन साहब, जब आप आए सुन तो लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप सवाल सुनेंगे तब तो जवाब दे पाएंगे। सवाल तो सुनिए मेरा, नहीं तो फिर आप कहेंगे आप अपनी बात मुझसे कहलवाना चाहती हैं। ये छापे जो रेट्स पड़े आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? अब आप सवाल पूरा कीजिए। आप अरे नहीं, जो रेट्स पड़े आपको उसमें आपत्ति नहीं है ना? यही सवाल है मेरा। और इसके आगे कुछ है या मैं जवाब दूं? आप ये दे दीजिए, ये तो बताइए ना, आप जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए आप जो छापे पड़ रहे हैं, अगर वहां से हमारे देश के खिलाफ कोई चीज कुछ बरामद होती है, वो अदालत में जो है ना साबित हो जाता है, तो बराबर ये छापे हक बजानिब है और उनको सजा मिलना चाहिए। हम जो है ना हमारा ये बिल्कुल अटूट ईखान है और हम यही चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, चाहे कोई संगठन से हो। अगर हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास, आपके पास, किसी के पास भी ये पैमाना नहीं है इस वक्त, ये पैमाना नहीं है कि इसमें टारगेटिंग ना दिखे, इसमें बायस ना दिखे, और नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन के साथ और संयम के साथ बात होनी चाहिए। जिसे इतना कहना है, क्लोजिंग कमेंट्स में लूंगी सबका एक एक जल्दी से। विवेक श्रीवास्तव पहले आओ, उसके बाद राजीव तुली, जल्दी प्लीज। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, द स्टेट शुड बी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। एक ये पूरा विश्व जो है, पूरा हमारा देश है, सेक्युलर है, और इन इथॉस को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और मेरी होम मिनिस्टर से भी अपील है कि इसको ऑनर करें। और अगर नागरिकों के अंदर यह आभास आने लग गया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए अच्छी चीज नहीं है। जब तक हमारे नवयुवक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, भारत के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपना भविष्य इस देश में नहीं देख पाएंगे। आप जितनी मर्जी रेडें करते रहिए, डिस्क्रिमिनेशन करते रहिए, आप भारत को कभी भी प्रोग्रेस के पथ पे नहीं ला सकते।
हाँ, और स्टेट्स को अपना काम करना चाहिए। राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है उन्हें वो बखूबी निभानी चाहिए। अगर उन्हें वो जिम्मेदारी वोटर्स द्वारा दी गई है तो उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। किसी को मजहबी डिस्काउंट भी नहीं मिलना चाहिए। जब हम ये याद दिलाते हैं कि स्टेट का रिलीजन नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब ये भी होता है कि वोट बैंक की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। राजीव तुली जी, कहने के लिए, उपदेश देने के लिए जो मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की हिंदुस्तान की ब्रांच है सीपीआई, विवेक श्रीवास्तव जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी, मगर जो पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट है और जो कम्युनिस्टों का अर्बन पर्सपेक्टिव विजन डॉक्यूमेंट है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जिस अनरेस्ट की बात पीएफआई कर रहा है उसी अनरेस्ट की बात सीपीआई एमएल का जो डॉक्यूमेंट है वो उसी कि मैं आपको वो भेजूंगा, कभी आप उसको पढ़िएगा। उसी राजीव जी मैं पढ़ूंगी, राजीव जी मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ूंगी, आप भेजिएगा मुझे। नहीं, एक सेकंड, मेरा जो सवाल है वो सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र, अभी थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी ने भी ये सवाल उठाया था, सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन, खैर उन्हें अब ये बात समझ में आ गई कि इसे मजहबी चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहने वालों पर ऐसा एक्शन क्यों नहीं देखने को मिलता, है सवाल उठा था। संक्षेप में आपका जवाब इस पर। जिन लोगों ने हीट स्पीचेस दे वहां पे धर्म संसद में वहां हुआ, और कहीं भी हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का है। यहाँ पे धर्म ग्रंथों में लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय तत्र संतति। जो अपने आप को भारतीय मानता है, जो अपने आप को इस भारत माता की संतति मानता है, वो हिंदू ही है, ऐसा हम भी मानते हैं। पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, संघ भी ऐसा मानता है, बार बार वो कह रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है। हिंदू राष्ट्र तो यहाँ ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो 4000 साल पुराने पहले लिखे गए हैं। अब वो इन लोगों ने नहीं पढ़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की ब्रांच है, विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो ये उनका संकट है, किसी और का संकट नहीं है। मगर जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जो हिंदू राष्ट्र में जिन्होंने भी इस पर हेट धर्म संसद ने वो हेट स्पीच दी है, वो लोग आज भी जेल में है, वो जेल से बाहर नहीं आए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। राजीव तुली, विवेक श्रीवास्तव, सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन और मुफ्ती वजाद कासमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे और ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से आपको याद दिला देते हैं, रात 8 बजे कसम संविधान की, आपके मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और सियासत की जवाबदेही देखना ना भूलें आप, कसम संविधान। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मेक्सिको ने यूएनएससी में की एक पैनल बनाने की मांग। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा शांति समिति में रखे जाएं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पोप फ्रांसिस और दूसरे नेता। पुतिन और जेलेंस्की में शुरू हो सीधी बात। भारी बरसात से यूपी, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा है। यूपी में 10 की मौत के बाद नोएडा, अलीगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूल्स को बंद किया गया, तो गुरुग्राम में प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। आज फिर से मूसलाधार बरसात का अंदेशा है। एनआईए और ईडी के जॉइंट एक्शन से 15 राज्यों में पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से मध्य प्रदेश में संगठन पर बैन की तैयारी। छापे और गिरफ्तारी के विरोध में पीएफआई ने केरल में किया 1 दिन के हड़ताल का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के रेस्ट डे पर दिल्ली लौटे राहुल गांधी। सोनिया, प्रियंका, गहलोत के साथ होगी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर बात। मौजूदा मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद के हालात पर विचार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घोस्ट टीचर्स घोटाले का आरोप। फर्जी गेस्ट टीचर्स के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले की होगी जांच। एलजी ने 30 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। अयोध्या में लव जिहाद केस की जांच करने गई पुलिस पर फायरिंग। मुस्लिम महिला पर लगा शादी के बाद 12 साल तक हिंदू बनने का ढोंग करने का आरोप। एक पिता ने भी किया एमयू की छात्रा के लव जिहाद की शिकार होने का दावा। जेडीयू का साथ छूटने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीमांचल के पूर्णिया में करेंगे आमसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव का तंज, तनाव फैलाने के बजाय बिहार को दे विशेष राज्य का दर्जा। नेशनल पार्क में गजराज को मिला चीतों की सुरक्षा का जिम्मा। मेहमानों के बाड़े के बाहर तैनात किए गए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 हाथी सिद्धनाथ और लक्ष्मी तेंदुओं को भगाने में माने जाते हैं एक्सपर्ट्स।
यूएनएससी में आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में अड़ंगा डालने पर भारत ने उठाए चीन की मंशा पर सवाल। राजनीति की वजह से आतंकवाद के समर्थन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिर कहा भारत को चाहिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। भारत अमेरिकी रिश्ते पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का बड़ा बयान। पहले कभी नहीं रहे हिंदुस्तान से इतने अच्छे रिश्ते। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने में भारत के साथ अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मेक्सिको ने यूएनएससी में की एक पैनल बनाने की मांग। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा शांति समिति में रखे जाएं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पोप फ्रांसिस और दूसरे नेता। पुतिन और जेलेंस्की में शुरू हो सीधी बात। भारी बरसात से यूपी हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा है। यूपी में 10 की मौत के बाद नोएडा, अलीगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूल्स को बंद किया गया तो गुरुग्राम में प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। आज फिर से मूसलाधार बरसात का अंदेशा है। एनआईए और ईडी के जॉइंट एक्शन से 15 राज्यों में पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से मध्य प्रदेश में संगठन पर बैन की तैयारी। छापे और गिरफ्तारी के विरोध में पीएफआई ने केरल में किया एक दिन के हड़ताल का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के रेस्ट डे पर दिल्ली लौटे राहुल गांधी। सोनिया प्रियंका गहलोत के साथ होगी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर बात। मौजूदा मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद के हालात पर विचार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घोस्ट टीचर्स घोटाले का आरोप। फर्जी गेस्ट टीचर्स के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले की होगी जांच। एलजी ने 30 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। अयोध्या में लव जिहाद केस की जांच करने गई पुलिस पर फायरिंग। मुस्लिम महिला पर लगा शादी के बाद 12 साल तक हिंदू बनने का ढोंग करने का आरोप। एक पिता ने भी किया एमयू की छात्रा के लव जिहाद की शिकार होने का दावा। जेडीयू का साथ छूटने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीमांचल के पूर्णिया में करेंगे आमसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव का तंज, तनाव फैलाने के बजाय बिहार को दे विशेष राज्य का दर्जा। कुल्लू नेशनल पार्क में गजराज को मिला चीतों की सुरक्षा का जिम्मा। मेहमानों के बाड़े के बाहर तैनात किए गए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 हाथी सिद्धनाथ और लक्ष्मी तेंदुओं को भगाने में माने जाते हैं एक्सपर्ट्स। यूएनएससी में आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में अड़ंगा डालने पर भारत ने उठाए चीन की मंशा पर सवाल। राजनीति की वजह से आतंकवाद के समर्थन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिर कहा भारत को चाहिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। भारत अमेरिकी रिश्ते